नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में राज्य के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी कई मांगे भी रखी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक रुख अपनाया है और आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों का समाधान प्राथमिकता के साथ ही किया जाएगा। उन्होंने सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव शिक्षा, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और राज्य के शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षक संघ के मांग पत्र के नियमों के आलोक में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोलिया, अपर सचिव बंशीधर तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे चमोली के नंदानगर में कुंतरी लगाफाली वार्ड में मलबे से 6 भवन हुए तबाह। तस्वीरों में गिरते मकान और बचने की कोशिश करते लोगों की चीख पुकार सुनने को मिली। 5 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 2 स्थानीय लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ टीम मौके पर है और जबकि एनडीआरएफ की भी गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो चुकी है। सीएमओ ने मेडिकल टीम और 3 एम्बुलेंस को घायलों से भेज भी दिया है। तो मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। मलबे में 6 भवन तबाह पूरी तरह से हो चुके हैं। चमोली के नंदानगर में आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। इस दौरान 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की जान भी बचाई गई है। तो रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और चमोली के नंदानगर की ये तस्वीरें हैं। संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी आपदा इस बार देखी भी जा रही है और इस बार क्या कुछ बताया जा रहा है? कितना नुकसान अभी तक हुआ है? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है उत्तराखंड आपदा की चपेट में है और जगह जगह पर बादल फटने की घटनाएं अब फिर दोबारा सामने आने लगी है। हालांकि बीच में कुछ मौसम में राहत दी, लेकिन उसके बावजूद अब क्योंकि मौसम मानसून अंतिम तौर पर है, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पहले भी कहा जाता था कि जब जाती जाती बारिश जो है बड़े गम देकर जाती है, और ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चाहे वह देहरादून की बात हो, चाहे चमोली की बात हो। जिस तरह से चमोली में देर रात जो है बादल फटा है, नंदानगर के आफत का मंजर देखने को मिला है और लागाफाली वार्ड में मलबे में से तबाह 6 भवन हो गए हैं। वहीं जिस तरह से देखा जाए तो 5 से 10 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 2 स्थानीय लोगों को राहत जो कर्मी है उनके द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम वो लगातार जो है नंदप्रयाग में जो है लगातार जो है रेस्क्यू करने के लिए जुटी हुई है, क्योंकि उनको जैसे ही ये घटना हुई इसके बाद रवाना कर दिया गया था। और वहां पर जो है लगातार जो चाहे प्रशासन टीम हो, एम्बुलेंस भेजी गई हो राहत के लिए, इसके साथ साथ जो अन्य टीम है, डॉक्टर्स की टीम से, वो सब वहां पर भेजी गई है और वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार जो है काम किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी हाल ही में जो है डीएम का भी बयान आया है जो वहां पर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, प्रशासन की टीम रेस्क्यू कर रही है और जो 108 एम्बुलेंस है वो भी मौके पर भेजी गई है और जो लापता है उनकी लिस्ट जारी करने के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी को रेस्क्यू करने के लिए टीमें लगातार खोजबीन कर रही हैं और स्थिति को सामान्य करने पर प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। लेकिन योगेश, अभी किस तरह की स्थिति मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही है, अभी हाल फिलहाल में रहने वाली है? देखिए, मौसम विभाग की अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने आज भी भारी अलर्ट बारिश को लेकर के किया है कि रेड अलर्ट जो है देहरादून में रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चमोली, इन इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं कि वहां पर भी जो है बारिश देखने को मिलेगी। तो इससे निश्चित तौर पर जो है स्कूलों को भी बंद किया है एहतियातन तौर पर, और ये भी कहा जा रहा है कि निचले इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे खतरे जो है देखने को मिल सकते हैं। तो उस आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वहां पर जो है तमाम टीमें तैयार है। लेकिन मौसम अभी अगर हम देखें तो राहत देने के मूड में नहीं है और जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है उससे देखा जा रहा है कि बादल की घटनाओं के जो है घटनाएं सामने आ रही हैं और उससे जो है काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है, जिसका आकलन जो है लगातार प्रशासन की टीम कर रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में कुछ लोग दो युवकों को हॉकी और डंडों से बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में मार खा रहे युवक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन युवकों को चोरी के शक में तालिबानी सजा दी गई है। वायरल वीडियो कटापत्थर क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से इन दोनों युवकों की पिटाई की जा रही है। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की ये बात कही जा रही है, और लेकिन जिस तरह इन दोनों को तालिबानी सजा दी गई, ये बताया जा रहा है कि चोरी के शक में इन दोनों को बेरहमी से पीटा गया है, हॉकी से पीटा जा रहा है। हालांकि जो आसपास लोग हैं वो भी खड़े देखते रहे। तो विकासनगर की ये घटना है जहां पर हॉकी से दो युवकों को बेरहमी से पीटा गया, और ये बताया जा रहा है कि चोरी के शक में इन दोनों को पीटा गया है। तो चोरी के शक में इन दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया है, और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह हॉकी से इन दोनों को मारा गया। और संवाददाता इलम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इलम, क्या कुछ ये मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है, और क्या कुछ ये पूरी घटनाक्रम था? जी विशाल जी, ये जो एक वायरल वीडियो था जो ये कोतवाली विकास नगर के ये डाकपत्थर चौकी क्षेत्र का मामला है, तो इस पर पुलिस के द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, और उसमें से एक व्यक्ति जो मार पिटाई कर रहा था उसको एक को अरेस्ट कर दिया गया है, और दूसरे की तलाश अभी जारी है। क्यों मारा जा रहा था इन दोनों युवकों को? वो कुछ शक के आधार पे बता रहे थे कि इनके द्वारा जो है कुछ उधर चोरी की वो मंशा से उधर आए थे, लेकिन वो सिर्फ शक के आधार पे उनको मारा पीटा किया है। बिल्कुल इलम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत में सेना ने एक बार फिर अपने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंचशूल टस्कर्स ने 161 मिलिट्री हॉस्पिटल पिथौरागढ़ के सहयोग से पंचशूल ब्रिगेड के तत्वाधान में एक बड़े निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम चंपावत जिले में आयोजित किया गया है, जिसमें पूर्व सैनिक समुदाय से अभूतपूर्व उत्साह और सहभागिता भी देखने को मिली। इससे पहले भी कैंप आयोजित हुआ है, और उसमें काफ़ी लोगों का आना था, और इस बार भी कैंप हुआ है। इसमें भी काफ़ी लोग आए हुए हैं चंपावत, लोहाघाट, पाटी और बाराकोट से, और इससे लोगों को जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं उनका ब्लड जांच और अन्य टेस्ट हो रहे हैं। पहले तो आपका मीडिया का और ब्रिगेडियर गौतम पठानिया और ये राठौर, कर्नल राठौर साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि जब से लोग आए हैं, ये हमारे फौजियों के लिए यहाँ पे कैंप रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। इससे जो काफ़ी वृद्ध लोग हैं जो पिथौरागढ़, टनकपुर नहीं जा सकते, उनका बहुत फ़ायदा होता है आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी। इससे सारे भी आज आए हैं, इतने सारे लोग फ्री में इलाज करा रहे हैं, नहीं तो इनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर से कर्नल भवानी दत्त जोशी आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि ये रेगुलर इंटरव्यू आप कराया और मीडिया का भी सपोर्ट मिला। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कैंप करते रहना और ऐसा ही होना चाहिए रोज, सबके लिए लाभ है और सब खुश है। सब खुश हैं बाबू। हाँ, करते रहना है ऐसे ही। हाँ, खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने देश भर की महिलाओं से अपील की है कि निःशुल्क जांच शिविरों में जांच जरूर कराएं और अभियान का लाभ भी उठाएं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। बीजेपी के नेता अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वदेशी मेलों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्य के मुख्य पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के माध्यम से मातृशक्ति, स्वस्थ और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार भी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए दृढ़ संकल्प भाव से कार्य कर रही है। सहकारिता केवल एक संगठनात्मक व्यवस्था ही नहीं रही, बल्कि समाज के समग्र विकास का माध्यम बन चुकी है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है और आज भी उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार, मध्य प्रदेश से आज सेवा पखवाड़ा का जहां शुभारंभ किया था, वहां से भी देशवासियों से आह्वान किया है कि अब हमें स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। और उन्होंने देश के व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया है कि स्वदेशी उत्पादों को ही जो है प्राथमिकता दें, उनको ही अधिक उन्हीं का व्यापार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और मजबूत हो सके और 2047 2047 उसके तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम और मजबूती से आगे बढ़ें। जन आंदोलन का रूप देकर न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के नेता अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। लिहाजा ये भी जानना जरूरी है कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक प्रदेश में केंद्र से क्या कुछ मिला है। बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें ऑल वेदर रोड्स, रेलवे, कई राष्ट्रीय राजमार्ग, रोपवे, हवाई सेवाओं का विस्तार सहित कई तरह की केंद्रीय योजनाएं शामिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, चूंकि सर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है पूरे राज्य की एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ बैठी हुई है और ये लोग एक एक व्यक्ति के साथ कई हजारों लोगों का इनका एसोसिएशन है और ये बिल्कुल समाज के जो अंतिम छोर में किसान हैं, व्यापारी हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो हमारे सहकार बंधुओं से न जुड़ा हो। इसलिए ये सारे, अगर मैं इनको ये कहूं कि राज्य की एक बहुत बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाला एक विशेष वर्ग यहाँ पर आया हुआ है, विशेष प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और 2047 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, संकल्प है कि भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें मेरे समूह की, मेरे सहकारिता विभाग की या जिस सोसाइटी में मैं काम करता हूं, जिस संस्था में मैं काम करता हूं, वो उस समय में कैसी होगी, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी। उत्तराखंड के सीएम भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी की सरकार नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, घसियारी कल्याण योजना, वैष्णवी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना, ड्रोन दीदी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण, महिला सारथी योजना मुख्य है। इसके अलावा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयस पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जिस प्रकार से आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, मातृशक्ति बहुत कम और सीमित संसाधनों में जिस कौशल से काम कर रही हैं, जिस परिश्रम से काम कर रही हैं, जिस लगन से काम कर रही हैं और मिशनरी होके अपने घर के कामकाज को संभालते हुए इन नवाचारों को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रही हैं, जिस प्रकार से अनेक उत्पाद बना रही हैं, जिस प्रकार से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, अपने साथ साथ
अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। और जो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं, वो चाहे कोई क्षेत्र हो, यहाँ भी बाहर भी अभी बहुत सारी हमारी प्रदर्शनी लगी हैं, स्टॉल लगे हैं। और आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, सरस मेलों में जाएंगे, अन्य प्रदर्शनियों में जाएंगे, कोई बड़ा बहुराष्ट्रीय शिविर होगा उसमें जाएंगे, तो आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे बुनाई का सामान हो, चाहे वो अचार हो, चाहे प्रसाद हो, या नए नए कोई काम हो, वो सभी काम एक से बढ़कर एक हैं। इसीलिए 2 लाख लखपति दीदियां आज बन गई हैं लगभग। और महिला सशक्तिकरण के और महिला सुरक्षा दोनों ही क्षेत्रों में आज अद्भुत तरीके से आगे काम हो रहा है। ये हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। पिछले दिनों देहरादून पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा से राहत के लिए हजारों करोड़ों रुपए की मदद की और पीएम मोदी भरोसा देकर गए कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट आने के बाद भी सहायता राशि दी जाएगी। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है या नहीं है, ये तो जनता जानती है। लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई किसी प्रदेश की जनता 2014 से अब तक साथ दे रही है, तो फिर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि काम हो रहा है, इसलिए जनता साथ दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। दुनिया के कई देशों में पर्यावरण को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 सम्मेलन ग्लासगो में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि कई विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा बन रहा है। दुनिया को बचाने के लिए हमें आज बड़े कदम उठाने होंगे। 5 जून को 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइफ मूवमेंट और वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा ग्रह एक है, लेकिन हमारे प्रयास अनेक होने चाहिए। एक धरती अनेक प्रयास। जून 2023 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक कचरे की प्रोसेसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद जुलाई 2024 में भी नरेंद्र मोदी ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक को चेन्नई में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट एक्शन को अंत्योदय का पालन कराना चाहिए, जिसका अर्थ है समाज में अंतिम व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करना। इसके अलावा पीएम मोदी कई कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर कई तरह की बातें कही। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यक्रम में जहां भी पीएम मोदी गए, वहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में हमेशा से ही प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रहा है। जैसा कि अर्थवेद में कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। यह मान्यता सदियों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रही है। इसी मूल भावना के अनुरूप सेवा सप्ताह जैसी पहल को दर्शाया गया है कि कैसे सामूहिक सेवा और जिम्मेदारी पर्यावरण का पोषण कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन में इस प्राचीन ज्ञान को ठोस और व्यवहारिक कार्रवाई में बदल दिया गया है। वैश्विक जलवायु प्रयासों में भारत अब एक अनुयायी से बढ़कर एक अगुवा बन गया है। स्पष्ट नीतियों, जन भागीदारी और स्वच्छ ऊर्जा के साथ स्थिरता के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के माध्यम से ये राष्ट्र सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि 2014 में भारत को वैश्विक जलवायु वार्ताओं में एक संकोची भागीदार के रूप में देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जलवायु न्याय और इक्विटी की अवधारणाओं को पेश किया है, जिसने वैश्विक जलवायु विमर्श को नया आकार भी दिया है। उत्तराखंड पुलिस का नाम सुनते ही दिमाग में मित्र पुलिस की छवि उभरती है, लेकिन इस बार दोस्ती जनता से नहीं बल्कि अपराधियों से निभाई गई। एसडीएफ की बड़ी कार्रवाई ने पुलिस और गैंगस्टर की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया है और इसी कड़ी में 2 पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं।
क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ ने उत्तराखंड पुलिस के 2 जवानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जो पुलिस की वर्दी में गैंगस्टर के लिए काम कर रहे थे। एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि गिरोह से जुड़े 2 पुलिसकर्मियों, जिसमें कांस्टेबल शेर सिंह और हसन जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसे कि एसटीएफ जो है, ये जो सूचीबद्ध बड़े गैंग हैं, इनकी निगरानी करती है। इसी संबंध में दिसंबर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जो प्रवीण वाल्मीकि गैंग के मेंबर्स हैं, कुछ जो बाहर था, जो विशेषकर मनीष उर्फ बॉलर, उसमें सुनहरा रोड पे एक परिवार की संपत्ति खुर्द करने में लगे हुए थे, और जिसमें कि 2018 में उन्होंने कृष्ण गोपाल एक व्यक्ति की हत्या करी थी, और फिर उस परिवार में जो एक महिला थी रेखा, उसका भाई जो मदद के लिए आया था, उस पर भी गोली चली थी, उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद ये परिवार फिर डर के जो है वो एक छुप के रह रहा था एक जगह में। जब उनको लोकेट किया गया, पूछा गया, तो काफ़ी डरा हुआ था। प्रवीण वाल्मीकि नाम अपराध जगत में हत्या, रंगदारी, अपहरण और अवैध कब्जों के लिए कुख्यात है। अल्मोड़ा जेल में बंद रहने के बावजूद वो अपने गिरोह को बाहर से संचालित करता रहा। उसका करीबी साथी और बीजेपी पार्षद मनीष बॉलर पहले ही जमीन कब्जाने के मामले में एसटीएफ के शिकंजे में आ चुका है। तो इसमें प्रवीण वाल्मीकि का जो गैंग का एक मेंबर है मनीष उर्फ बॉलर, उसको अरेस्ट किया गया था। पंकज ईस्टवाल को अरेस्ट किया गया था। और जो इन्होंने 3 रजिस्ट्रियाँ करी थी, एक महिला निर्देश को एक जगह रेखा बना के, एक जगह स्नेहलता बना के, एक जगह मीनाक्षी बनाकर, सेम महिला को, उस महिला की अरेस्टिंग हुई थी निर्देश की। तो इसी क्रम में जब तफ्तीश में ये 2 कांस्टेबल हैं, इसमें एक हसन जैदी है और एक शेर सिंह है, इनके वर्तमान नियुक्ति पिथौरागढ़ जनपद में है, और इनको पूछताछ हेतु बुलाया गया था, और रात को फिर इनको पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया, और आज इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जांच के दौरान एसटीएफ को पता चला कि गिरफ्तार दोनों कांस्टेबल सिर्फ संपर्क में नहीं थे, बल्कि जेल में जाकर प्रवीण वाल्मीकि से मुलाकात भी करते थे। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों को डराकर जमीन बेचने के लिए मजबूर करते थे। इन दोनों द्वारा इसमें अप्रैल माह में शेर सिंह द्वारा जब प्रवीण वाल्मीकि रुड़की कोर्ट में आया था, तो उस वक्त प्रवीण वाल्मीकि के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को धमकाया गया। और हसन जैदी द्वारा ऐसे ही जो रुड़की चिकित्सालय है, वहाँ पे रेखा के पुत्र सूर्यकांत को मनीष बॉलर और उसके साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी गई और धमकाया गया, और बोला गया कि ये अपनी प्रॉपर्टी जो है आपकी हम देखेंगे उसको, और उसमें हमारा हिस्सा होगा, और आपको हम इसका खर्चा पानी दे देंगे, और अगर ये नहीं करोगे तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अतिरिक्त प्रवीण वाल्मीकि, जो कि सितारगंज जेल में निरुद्ध था, उससे मिलने ये गए। एक बार फरवरी में गए और एक बार ये अगस्त में गए, और प्रवीण वाल्मीकि से इन्होंने जो एक भूखंड को की डील जो है, उसमें उसका दबाव जो है विक्रेता पार्टी के ऊपर दिलवाया, और उसके द्वारा बताया गया कि 12 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने उससे प्रेशर करवा के 5 करोड़ में खरीदने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त प्रवीण वाल्मीकि के से लगातार संपर्क में रहने पर इन्होंने और जो वहाँ पे ज़मीनों के प्रकरण है सुनहरा रोड पे, उसमें प्रवीण वाल्मीकि से जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उस पर प्रेशर डलवाया गया और उनको धमकाया गया। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर बताते हैं कि खेल था करोड़ों की जमीन हड़पने का और कब्जाई संपत्ति को अपनी प्रेमिकाओं के नाम चढ़ाने का। इस पूरे खेल में कानून के रक्षक ही कानून तोड़ने वालों के साथ ही बन गए। एसटीएफ प्रमुख नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक आरोपियों और उनके नेटवर्क की संपत्तियों की जांच विजिलेंस विभाग कर सकता है, जिसके लिए पत्राचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।